इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दूं कि सुधीर चौधरी और आज तक पर एफआईआर दर्ज हो गई है। कांग्रेस ने बंगलुरु शेषाद्रीपुरम पुलिस स्टेशन में की है ये एफआईआर दर्ज। न्यूज और समाचार की दुनिया में कहानी होती है, किस्से होते हैं, न्यूज होते हैं, समाचार होते हैं। कभी समाचार बनाने वाले समाचार बनाते हैं तो कभी समाचार बनाने वाले ही समाचार बन जाते हैं। फिलहाल कर्नाटक सरकार ने हिंदी न्यूज चैनल आज तक के न्यूज एंकर और पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। सुधीर पर अल्पसंख्यकों के लिए वाणिज्यिक वाहन सब्सिडी योजना के बारे में जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण गलत तरीके से सूचना देने का फैलाने का आरोप लगाया गया है। जैसे ये आरोप लगा, ट्विटर उर्फ एक्स पर सुधीर चौधरी को लेकर एक ट्रेंड चल पड़ा। किसी ने सुधीर चौधरी के बारे में लिखा कि तिहाड़ी को फिर से जेल के दर्शन होंगे, तो किसी ने लिखा कि घबराओ नहीं, आज तक का मालिक अरुणपुरी सब सेटिंग कर लेगा, बहुत शातिर आदमी है, कर्नाटक सरकार की 4-5 ऐड फ्री में चला देगा, सुधीर को उनके सामने थोड़ा बेइज्जत कर देगा। और देखते ही देखते सुधीर चौधरी पर मीम्स भी बनने लगे। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। मामला क्या था जो अचानक कर्नाटक की कांग्रेस सरकार सुधीर चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट लेकर खड़ी हो गई? दूसरा, आखिर सुधीर चौधरी और कांग्रेस का तकरार क्या है जो पिछले करीब एक दशक से दोनों एक दूसरे को लेकर हमेशा तनातनी के मोड़ में रहते हैं? तो पूरे मामले को एक एक करके समझते हैं। कर्नाटक का ताजा विवाद समझने से पहले कांग्रेस और सुधीर की तकरार समझ लीजिए। दरअसल साल था 2012। सुधीर चौधरी उन दिनों जी न्यूज के संपादक थे। कोयला घोटाला अखबार और न्यूज की सुर्खियां बना हुआ था। अचानक एक उद्योगपति नवीन जिंदल के समूह जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा जी न्यूज के सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के समीर अहलूवालिया पर उनकी कंपनी से 100 करोड़ रुपए की जबरन वसूली, ब्लैकमेलिंग के प्रयास का आरोप लगाया गया था। उन दिनों जी न्यूज आज तक को टक्कर दे रहा था तो इंडिया टुडे ग्रुप सुधीर चौधरी को लेकर बड़ी बड़ी सुर्खियों में खबरें छाप रहा था। दरअसल छिपे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग जिसमें सुधीर और अहलूवालिया पैसे का जिक्र कर रहे थे, लेन देन की बात कर रहे थे, मीडिया के बारे में बता रहे थे कि कैसे हम काम करते हैं, करीब 14 मिनट की एक असेंबल फुटेज वाली एक सीडी सामने आई थी। सुधीर और अहलूवालिया के खिलाफ आरोप दर्ज कराते हुए जिंदल ग्रुप ने कहा था कि सरकार चैनलों को खबरें दिखाने का लाइसेंस देती है, उन्हें जबरन वसूली या ब्लैकमेलिंग करने का लाइसेंस नहीं दिया जाता। हालांकि उस समय खुद जेएसपीएल कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित विवादों में घिरी हुई थी, यानी जिंदल की फर्म खुद कोयला घोटाले में घिरी हुई थी। तो जिंदल कांग्रेस से सांसद थे तो फटाफट दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच हरकत में आई। सुधीर और अहलूवालिया दोनों को नवंबर 2012 में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वे बाद पर जमानत पर रिहा हो गए। लेकिन साल 2013 में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुधीर चौधरी, अहलूवालिया और जी समूह के प्रमुख सुभाष चंद्रा को बीच में आरोपी बनाया और एक आरोप पत्र दाखिल करते हुए कहा कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने की भौतिक खामियों का हवाला देते हुए मामले का संज्ञान लिया और पुलिस को मामले की आगे की जांच करने का निर्देश दिया। महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस कथित जबरन वसूली मामले में अपराध शाखा ने जी संपादकों पर किए गए स्टिंग ऑपरेशन के टेप की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए फुटेज को केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भी भेज दिया। जी ग्रुप और जिंदल ग्रुप दोनों आमने सामने थे, एक दूसरे पर आरोप और मुकदमे दर्ज करा रहे थे। कई साल तक यह सब कुछ चलता रहा। अचानक सुधीर चौधरी और अहलूवालिया के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप लगाए जाने के लगभग 6 साल बाद जी ग्रुप के प्रमुख सुभाष चंद्रा चौधरी और जिंदल के 3 ट्वीट्स ने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। दरअसल बीजेपी से राज्यसभा सांसद चंद्रा और कांग्रेस के पूर्व सांसद जिंदल ने घोषणा की कि उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ दायर मामले वापस ले लिए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि जब जिंदल ने कहा कि कानूनी विवाद गलत संचार का परिणाम था, यानी वो वीडियो सीडी सब फर्जी थी, लोग हैरान थे कि अचानक ये क्या हुआ। चंद्रा ने भी एक ट्वीट ठोक दिया कि मुझे खुशी है कि जेएसपीएल और नवीन जिंदल ने जी और उसके संपादकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस में जबरन वसूली का आरोप लगाने वाली एफआईआर वापस ले ली है। इसी तरह जी भी जेएसपीएल और नवीन जिंदल के खिलाफ सभी शिकायतें और मामले वापस लेने पर सहमत होगा, यानी दोनों समूह ने एक दूसरे के खिलाफ जो मुकदमे थे दायर थे वो सब वापस ले लिए। इसके लिए सुभाष चंद्रा ने नवीन जिंदल को शुभकामनाएं भी दी। और फिर सुधीर चौधरी और अहलूवालिया, जी के मालिक चंद्रा, नवीन जिंदल सब एक साथ खड़े एक फोटो में मुस्कुराते नजर आए।
विलासितापूर्ण मुकदमेबाजी का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण था। हैरानी की बात यह थी कि कैमरे में कैद और बात करते खुद चौधरी ने भी दावा किया कि इस फैसले के साथ सच्चाई की जीत हुई और उनकी निर्दोषता साबित हुई। यानी 13 जुलाई 2018 को दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो गया। यानी दो ग्रुप थे, कांग्रेस से सांसद था तो दूसरा बीजेपी से। मामला दो विचारधारा का कहिए या दो बिजनेस समूह का कहिए, आपसी दुश्मनी का कहिए, लेकिन सुधीर चौधरी तब तक कांग्रेस के खिलाफ उग्र हो चुका था। उसका डीएनए प्रोग्राम लोग देखते थे और सुधीर एक ब्रांड बन चुका था। लेकिन पिछले कुछ सालों में सुधीर के अनेकों प्रोग्राम विवादित रहे। अब कर्नाटक सरकार के ताजा विवाद को जानने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि थोड़े समय पहले केरल के कोझिकोड कसाबा पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुधीर पर टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित एक कार्यक्रम के संबंध में धार्मिक शत्रुता फैलाने और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा था। जिहाद के ऊपर कोई कार्यक्रम था। केरल में सीपीआई की युवा शाखा ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राज्य संयुक्त सचिव एडवोकेट पीवी गावस की शिकायत के आधार पर चौधरी के खिलाफ गैर जमानती धारा 295A के तहत मामला दर्ज किया गया था। शायद वो मामला भी चल ही रहा था कि अचानक अब कर्नाटक वाले प्रोग्राम को लेकर सुधीर और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने दिखाई दे रही है। हालांकि इसी साल मार्च की बात है जब राहुल गांधी को अवमानना मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद सुधीर चौधरी को कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने भी नोटिस भेजा था और कहा था कि अपने कार्यक्रम में सुधीर चौधरी ने एक कहानी सुनाते हुए कहा कि दूसरे के अपराध गिनाकर राहुल गांधी के अपराध कम नहीं होंगे। इस मामले को लेकर सुधीर चौधरी और श्रीनिवास बीवी के बीच में ट्विटर पर एक बहस भी हुई थी। श्रीनिवास ने सुधीर चौधरी को भेजे नोटिस में कहा था कि इस वीडियो को चैनल से अपने सभी प्लेटफार्म से हटाए और एक माफीनामा वीडियो अन्य प्लेटफार्म के साथ ट्विटर पर भी शेयर करे। इस पर सुधीर चौधरी ने जवाब देते लिखा था कि मैं सच्चाई बोलता हूँ, देश की खातिर बोलता हूँ, आखिरी दम तक सच के रास्ते पर चलूंगा, हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। यानी ये सुधीर के आज तक के 100 ब्लैक एंड व्हाइट को एक पहला कानूनी नोटिस था। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक विचाराधीन योजना में 4-5 लाख रुपए से कम घरेलू आय वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के लोगों को वाणिज्यिक वाहन खरीदने के लिए 50% सब्सिडी देने का ऐलान किया था। कर्नाटक में 5 समुदाय हैं जिन्हें धार्मिक अल्पसंख्यकों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसमें मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी है। इस पर सुधीर ने अपने प्रोग्राम का नाम दिया कि कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के लिए सब्सिडी, लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं। लेकिन इस योजना में बताया जा रहा है कि जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों को 50% सब्सिडी है, वहीं गरीब हिंदुओं को, दलित वर्ग को यानी 75% सब्सिडी का प्रावधान है। यानी स्वावलंबी सारथी योजना के अनुसार जिन लाभार्थियों को ऑटो रिक्शा, माल वाहन, टैक्सी की खरीद के लिए बैंक ऋण स्वीकृत किया गया है, उन्हें वाहन के मूल्य का 50% या 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। दरअसल कर्नाटक सरकार के दस्तावेजों से पता चलता है कि जब भाजपा सत्ता में थी तब कर्नाटक अल्पसंख्यक विभाग ने 2022-23 में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए छोटे वाणिज्यिक वाहनों की सुविधा के लिए सब्सिडी के वित्त पोषण के लिए 15 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था। यानी पहले ये 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी थी, अब ये 3 लाख रुपए हो गई है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सब्सिडी मई में नई सरकार के सत्ता संभालने से पहले भी मौजूद थी, सिर्फ इसमें 50 लाख रुपए का इजाफा किया गया है। हालांकि विवाद के बढ़ते ही बताया जा रहा है कि आज तक चैनल ने सुधीर चौधरी के ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम का वो वीडियो वहां से हटा लिया है। लेकिन इस मामले को लेकर प्रियांक खड़गे ने कल सोशल मीडिया पोर्टल एक्स पर कहा कि आज तक के एंकर जानबूझकर सरकारी योजनाओं पर गलत सूचना फैला रहे हैं, जिसे सबसे पहले भाजपा सांसदों ने शुरू किया और अब मीडिया के एक वर्ग द्वारा इसे बढ़ाया जा रहा है। ये जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण है। सरकार आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी। यानी सुधीर चौधरी पर मुकदमा दर्ज होते ही आज तक ने वीडियो डिलीट कर दिया है। इसी के साथ लोग कहने लगे हैं कि मनीष कश्यप 2 देखने के लिए तैयार हो जाइए। इस मामले में अब क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। आज तक के साथ कर्नाटक सरकार का कोई समझौता होगा या फिर अब की बार मामला लंबा खिंचेगा। लेकिन ये तय है कि अब राजनीतिक लड़ाई में मीडिया भी गोलबंदी कर चुका है। अगर राजनीति के 2 खेमे बने हैं तो मीडिया भी 2 खेमों में बंट चुका है।